नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं मलाड पूर्व इलाके में, जहां से आज जानेंगे कि 2019 जो मिशन बन चुका है, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में लग चुकी हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो मलाड पूर्व के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यूथ क्या सोचता है 2019 को लेकर, हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से आएंगे। इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद है, क्योंकि आज जानना ये है कि 2019 का जो मिशन बन चुका है, क्योंकि आज हर पार्टियां ये चाहती हैं कि उनकी खिचड़ी कैसे पकेगी उस पर लगी हुई हैं, किस तरह से उनका समीकरण बनेगा। शो को शुरू करने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले मैं तमाम लोगों का आपको परिचय करा दूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस से हैं विजय सिंह जी, एनसीपी से अरुण कुमार मिश्रा, बीजेपी से विशाल यादव, मनसे से प्रशांत महाडिक जी हैं। ये पार्टी के लीडर हैं। साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2019 आज मिशन बन चुका है, क्या सोचते हैं 2019 को लेकर? 2019 में अभी जो मोदी सरकार को, जो मोदी जी को जो उनको जो एक आभास था ऐसा कि भाई बस मोदी सरकार बीजेपी सरकार भूल गए थे, उनको इस समय 2019 में बहुत भारी उनको फटका गिरेगा और भारी मात्रा में यहाँ पे कांग्रेस राष्ट्रवादी की युति से या महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं यूपी में। लेकिन सबसे पहले विशाल जी, जिस तरीके से अब यूथ को आगे लाने की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है, और अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 2019 अकेला चलो के दल पर होने वाला है, क्योंकि अमित शाह जी ने ऐलान भी किया है कि ब्लॉक के स्तर पर आप लोग तैयारी कीजिए। किस तरह का तैयारी होगा 2019 को लेकर? 2019 के लिए पूरी तरह से तैयारी है यूथ की, और यूथ इस हिसाब से जुड़ा हुआ है मलाड पूर्व में और पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में, कि यूथ अपना काम कर ही रहा है। यूथ अपने लोगों को जोड़ रहा है, अपने लोगों को सब बता रहा है। और कांग्रेस सिर्फ ढकोसलेबाजी करती है। कांग्रेस का कुछ काम नहीं है। कांग्रेस ने अगर कुछ काम किया होता तो यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हमारे शेलार जी, हमारे अतुल भातलकर जी जो हमारे एमएलए है, हमारे गोपाल शेट्टी जी, ये लोग जगह जगह पर इतना काम कर रहे हैं। इतना काम मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले जो एमपी थे उन्होंने किया और जो यहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने किया। कभी इन लोगों ने कुछ काम किया नहीं। एक बूथ 10 यूथ का नारा दिया गया है आपकी तरफ से, किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी बड़े जोरों में है। तैयारी इस तरीके से हो रही है कि 2019 में पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई में। विजय जी, कांग्रेस ढकोसलेबाजी कर रही है। सर, मैं ऐसा अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ, विशाल यादव जी को, कि जुमलेबाजी और ढकोसलेबाजी ये बीजेपी के पीछे ब्रांड बनकर चल रहा है पूरे देश में, कि जो कौन जुमलेबाजी कर रहा है और कौन ढकोसलेबाजी कर रहा है। पूरा देश 4.5 सालों में जान गया है कि जुमलेबाज का नाम और ब्रांड किसके हाथ में। पूरे देश में एक नारा चल रहा है, चौकीदार चोर है। और रही बात एक बूथ 10 यूथ, भाई 10 यूथ को आप जोड़ रहे हो, मगर इसमें कोई मुजरिम है, कोई ज़बरदस्ती जोड़ना है तो जोड़ो। और इसका जवाब भाई मेरे दोस्त को पता है कि अब 3 महीने बचे हैं इलेक्शन, इसका जवाब यूथ भी देगा, बुजुर्ग भी देंगे और भारत देश के वासी देंगे। चलिए अरुण जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर दिए। एनसीपी की क्या भूमिका है? अभी जैसे आप हमारे भाई विशाल जी से आपने पूछा कि एक बूथ 10 यूथ का नारा बीजेपी ने दिया, आपको मैं बता दूं 1 साल पहले हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री संग्राम कुलते पाटिल जी ने ये नारा दिया था, एक बूथ 10 यूथ करके। बीजेपी ने, ये इनका काम ही रहा है कि दूसरे के काम को चुराना और उसको अपना काम बोलकर बताना। मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, जहां हम लोग खड़े हैं, ये मलाड का वार्ड नंबर 45 है। यहां पर इन्होंने नाम लिया विनोद शेलार जी का या XYZ कोई भी बीजेपी नेता का। मैं ये बोलता हूं, अभी आप जाइए बीजेपी ऑफिस में, कोई यहाँ पर डिबेट में आने को तैयार क्यों नहीं है? काम नहीं किया है, उनके पास बताने को कुछ नहीं है, तभी कोई नहीं आ रहा है ना। हम लोग यहाँ से 20 मिनट से वेट कर रहे थे कि बीजेपी, सही बात है विजय भाई, 20 मिनट से वेट कर रहे थे कि कोई आएगा बीजेपी की तरफ से, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। इनको जब रामलला की याद तब आती है जब इलेक्शन आता है। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ आए, इतना बहुमत मिला इनको कि कोई विपक्ष की पार्टी नहीं थी इनके सामने, फिर भी ये रामलला के बारे में नहीं सोचे। 4 गर्मी चली गई, 4 बारिश का मौसम चला गया, लेकिन रामलला की याद कब आती है? जब इलेक्शन आता है। बाकी इनको रामलला से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद पंडित हूँ, मैं रोज़ सुबह शाम पूजा करता हूँ। जिस दिन मंदिर बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ मेरे जितने भाई खड़े हैं,
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपनी तरफ से एक ईंट लगाना चाहेंगे मंदिर में, लेकिन मंदिर बने तो सही, मंदिर का मुद्दा ना बने, मंदिर बने। इनका यह है कि जिस दिन मंदिर बन गया हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है करने के लिए। इनसे आज विकास के कार्यों पर मुद्दे की बात करो तो ये मुद्दे पर बात करने को ही तैयार नहीं है। ये सीधा उसको हिंदूवादी और सेक्युलरवादी की बात करते हैं। आज आप मुझे प्रदीप भाई एक बात बताइए, आपके पड़ोस में अगर मुसलमान भाई है, आपके घर में कुछ इमरजेंसी बनती है और आपने कार्य की वजह से आप बाहर हैं, तो आपको वो मुसलमान भाई मदद करेगा कि आपका सगा भाई जो आपसे 3 किलोमीटर दूर रहता है वो मदद करेगा? चलिए, बिल्कुल अगर बात की जाए प्रशांत जी, तो जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे याद आते हैं। मनसे का क्या एजेंडा होगा? मनसे का तो एजेंडा क्लियर है। मन से बात करते तो हम तो महाराष्ट्र में काम करते हैं, साहब का विजन क्लियर है। और साहब ने मेरे ख्याल से पहला नारा जो दिया था मोदी मुक्त भारत का लास्ट गुड़ी पड़वा सभा में, उसके बाद का माहौल आप देख रहे हो। और साहब ने जब जब जो स्टेटमेंट दिया है वो आपने देखा रहेगा कि उसी तरह से घटा हुआ है। उनके हर एक स्टेटमेंट में, हर एक बातों में कि विश्वास है और उनकी जो भूमिका रहती है वो कड़ी भूमिका रहती है। बीजेपी का उनका जो मोटो रहेगा, राम मंदिर का जो इन्होंने मुद्दा बनाया, ये सही बात है। किसी को आप पूछोगे इनमें से खड़े, फिर वो मुस्लिम भाई होने दो, गुजराती भाई होने दो, किसी भी कास्ट का हो, राम मंदिर नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं बताएगा। हर किसी को चाहिए, बट आप उस चीज़ों को अगर मुद्दा बना के करोगे इलेक्शन के मुहूर्त पे तो वो नहीं चाहिए। बाकी आप बनाओ, मंदिर बनना चाहिए तो हर किसी की भूमिका उसमें वही रहेगी। बाकी रही बात, अगर जब बीजेपी की सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, जो अच्छी है या बुरी है तो लोग तय करें। मोदी जी जब भी बात करते हैं, झूठ भी बोलते तो सच लगे, इतना खाली कॉन्फिडेंस उसमें है। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 मिनट भी यहाँ रुकोगे देखा तो बस यहाँ से पास होगी, उस बस के पीछे भी एक ऐड लगी रहेगी, मुद्रा लोन वगैरह बहुत सी योजनाएं लाते हैं। उस योजनाओं की हकीकत लोग जाके चेक करें। मैं तो अभी भी इतने जहाँ पे जितने भी खड़े उनको ऐलान करता हूँ, उसमें एक मुद्रा लोन का जो ऐड आता है, आज के आज जाओ जितने खड़े हैं 10 लोग जाओ, 10 में से 9 लोगों को एक तो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट करे बैंक, तो उस योजना का जो खर्चा होता है, आज वो ब्रांडिंग के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से बस जाते टाइम मैं देखता हूँ विनोद तावड़े जी का एक ऐड रहता है, प्रेम जी का एक ऐड रहता है। ये अनवांटेड एक्सपेंस है, ये लोगों का पैसा है। आप जो लोगों का जो ब्रांडिंग पे जो खर्चा कर रहे हैं एक चेहरे के लिए, इनकी पार्टी जो कर रही है, एक मोदी सरकार कैसे होती है? पार्टी कहाँ है? बीजेपी सरकार बोल सकते हो। आप एक चेहरे को लेके काम कर रहे हो, एक चेहरा हुकुमशाही कर रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी भी रहेंगी जो लोगों ने माननी चाहिए, उनमें से हम नहीं है। जो चीज़ें अच्छी है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट आप जो हुकुमशाही कर रहे हो वो गलत है। कुछ चीज़ों पे हुकुमशाही है। देखा वो फॉरेस्ट के लिए एक लवाद करके खाता होता है, पूरे 25 साल में से निकालो फाइल किसी की पास हुई है क्या? उसमें अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनका सैंक्शन हुआ। इन सभी सवालों के जवाब हम बीजेपी के नेताओं से भी पूछेंगे, और जिस तरह से विशाल जी आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं उनसे भी जानेंगे। लेकिन अंकल, आपसे जानना चाहेंगे 2019 का जो चुनाव है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या विकास का मुद्दा है, या राम मंदिर का मुद्दा है, या राफेल डील का मुद्दा है? इनों के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली चिल्लाते। और जब आता है मेरा 44 वार्ड में, आप परिस्थिति क्या है वो देखो। कल ही हम लोग पूरा मोर्चा निकाल के बीएमसी गए थे, तो उन्होंने बोला भाई ये ज्ञान मूर्ति का काम है। ज्ञान मूर्ति में बोला 10 साल से क्यों नहीं दिखा ये वार्ड में, और आज मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि क्या काम है। तो ये मतलब क्या है? जुमलाबाजी नहीं तो क्या है? राफेल का डील का सच क्यों सामने नहीं आ रहा है? सबके सामने आना चाहिए कि हम क्या पोजीशन पे है और क्या झूठ बोल रहे और क्या खिचड़ी तुम पका रहे। गाँव की खिचड़ी बाद में देखो, अपनी खिचड़ी देखो कि किधर सेक रहे हैं आप। कहीं पे भी उन लोग ने कुछ भी काम किया नहीं है, और मेरे पास पूरा प्रूफ है। और आपको प्रूफ चाहिए तो मैं वीडियो के साथ में आपको अभी भी बता सकता हूँ। विशाल जी, प्रूफ है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर कई आरोप लग रहे हैं। अब इनके पास क्या प्रूफ है ये तो मुझे पता नहीं, प्रूफ जब बताएंगे तब उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। जैसे मनसे ने कहा कई सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन लोगों को कितना लाभ मिला है, क्या मुद्दा? क्योंकि विकास का एजेंडा आपका चुनावी मिशन है। विकास हुआ है, विकास हो रहा है और विकास होते रहेगा। और वो जो मुद्रा लोन योजना है, मेरे भाई कभी गए होंगे तो उन्हें खुद पता होगा। 60 मिनट के अंदर मुद्रा लोन योजना पास हो जाती है, और उसका लाभ 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने लिया है अभी तक। बिल्कुल, 1 करोड़ 26 लाख लोगों का जो है मुद्रा लोन मिला है। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे 2019 का चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतरी हैं। क्या लगता है आपको 2019 का जो वोट होगा किस मुद्दे पे होगा? देखिए, बात तो ऐसी है, जो 2019 का जो चुनावी मुद्दा है बीजेपी लेके आई है कि सबका साथ सबका विकास। मुझे तो नहीं लगता है कि सबका साथ है या सबका विकास। मैंने तो अभी 4.5 या पौने साल तो 5 साल में देखा नहीं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी कर रही है कि भाई हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आज तक मुझे बताइए 125 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान की आबादी है, किसी एक आदमी से पूछ लीजिए कि उनका विकास कितना हुआ है, उनका खुद का विकास कितना हुआ है। अगर कोई बता देवे तो मैं मतलब उनसे या उनके तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, अगर ऐसा हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो मोदी जी इसके लिए संसद में माफ़ी मांगें, अगर नहीं मांगते हैं तो वो अपना इस्तीफा दे के छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है मोदी जी को राज चलाना नहीं आता है, सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, खाली बहानेबाजी। विदेशों में घूमना, मतलब अच्छे 7 स्टार होटलों में रहना, इनका विदेशों का खर्च 5,924 करोड़ रुपया आया है। वो कौन भरेगा? हमारे देश की 125 करोड़ जनता ही भरेगी और कोई नहीं भरने वाला है। अगर ये 5,900 करोड़ रुपया अगर हमारे देश की जनता भरती है तो उसका खर्चा हर आदमी पे आज के तारीख में कम से कम 932 रुपया एक आदमी पे आता है, तो ये कौन देगा? बिल्कुल, ये आम जनता का हिसाब है। आम जनता ने किस तरह से कैलकुलेट किया है, आप सबने देखा कि उनका साफ तौर से कहना है कि विदेश यात्रा से लेकर जो वादे अब तक किए गए हैं उस पर कितना अमल हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, क्या लगता है पूरे हुए हैं पौने 4 साल? बिल्कुल नहीं। आप विकास की बात कर रहे हैं सर, एक कॉमन सेंस है, किसी को भी चुन के देगा, उधर उनको पार्लियामेंट में भजन करने के लिए नहीं दिया है, अपने सोच से अलग तरफ से अपने को देश चलाने के लिए उनको चुन के दिया गया है। जो 60 साल में कांग्रेस ने देश को लाया है, फॉर एग्जांपल आप जो मीडिया रोड पे लेके आए हो, ये पहला था। आप पत्रकारिता करते थे, आप लिखते थे, जाके एडिटर को देते थे, वो सॉल्व करता था, छिटका देता। आज जो आप रास्ते पे उतर के हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका कारण है कांग्रेस। देश को कहाँ से कहाँ लेके गए। रही बात विकास की, सेकंड बात, जैसे मातोश्री है, जो भी दिल्ली से आता था, बाला साहब ने उंगली पकड़ करके सिखाया पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। उस पार्टी को मातोश्री आने के लिए सोचना पड़ता है। बाला साहब को मिलने बगैर कोई दिल्ली नहीं आता था। आज बाला साहब नहीं है तो उद्धव ठाकरे का 0। अब तो चुनाव भी अकेले लड़ने की बात हो, ऐलान हो चुका है। बहुत सही है, इसका प्लस पॉइंट कांग्रेस को है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। महाराष्ट्र में आपने कितना क्या किया है। आप ईवीएम मशीन का पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेगा जिला परिषद जीत गया, हम वो जीत गया, ये जीत गया, इसका मतलब नहीं होता है। आप ईवीएम को अलग रखो, आओ बैलेट पेपर में, उस पर पता लग जाएगा कि पब्लिक कितना आपको चाहती है। पैसे के बल पे नोटबंदी का पैसा किसका था, किसने किसने पूरा बैंक में अंदर किया, आपको मालूम है ना। अमित शाह का बैंक में कितना पैसा आया, वो मशीन भी गिन नहीं सकती थी, लेकिन उतना पैसा उसके बैंक में आ गया। तो इसका मतलब उनके पास पैसा है। हर एमएलए को, हर नगर सेवक को, भाई पहुंच जाओ, बैग मिल जाता पैसा, तो इसीलिए उनको चुन के आते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि विकास का मुद्दा तो जरूर है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी सरकार ने दिया था, लेकिन क्या पौने 5 सालों में वो नारे पर कितना विकास हुआ है, ये प्रश्न अभी का जस का तस बना हुआ है। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। आज जो सबसे खास बात है, मिशन 2019 पर हम चर्चा कर रहे हैं। और 2019 में जिस तरीके से अगर आज हम संसद की बात करें तो संसद में सिर्फ एक ही मुद्दा इस समय
चुनावी मुद्दा कहें या देश में सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा है राफेल डील का, जिसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार जो है एक मुद्दा बना के बैठी है। वहीं सीतारमण जी ये कहते हैं, कांग्रेस जो रक्षा मंत्री उन्होंने साफ तौर से राहुल जी को जवाब दे दिया है कि हम डील में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। इस जवाब तो दिया है, मगर राहुल जी जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया सीतारमण जी ने और मोदी जी ने। राहुल जी के दो ही है कि आपने भाव को क्यों बढ़ाया, आपने अनिल अंबानी को क्यों इन्वॉल्व किया, जब हमारे पास HAL है तो उसको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया या उसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं राहुल जी के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, जनता के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। बाकी आप श्री राम बोलिए, अल्लाह अल्लाह बोलिए, कोई मतलब नहीं है संसद में आके। आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का जवाब दीजिए कि ये सब पैसा आप जो कांग्रेस ने डील की थी उस डील को कैंसिल करके अपने डील को क्यों थोपा देश के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव में बीजेपी के पास 5 ही मुद्दे होते हैं। छठे मुद्दे को अगर वो उठा नहीं सकती क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक है हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर और पाकिस्तान। यही 5 चीज़ पर वो राजनीति करती है बीजेपी और इसी पे चुनाव जीतने का दम रखती है। विजय जी 5 चीज पर राजनीति करती है, विशाल जी बीजेपी 5 चीज पर राजनीति करती है। 5 चीज़ों पर राजनीति करती है, ये तो इन्हीं को पता होगा कि 5 चीज़ पर राजनीति करती है या नहीं करती है। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या विकास इनके आजू बाजू नहीं हुआ है, कितने रोड बने, कितने क्या हुआ। इतने सालों से जो रोड इनके यहाँ बंद पड़ा था, जो खराब पड़ा था, वो रोड बीजेपी सरकार में आकर बना है। क्या किया जब इनकी 60 सालों की सरकार थी उसमें नहीं बना। और मंदिर मस्जिद की राजनीति कभी भी बीजेपी ने नहीं की है। लोगों को भिड़ाना, झगड़ा करवाना, लोगों को आपस में तोड़ के रखना, ये कांग्रेस की राजनीति रही है, बीजेपी की नहीं रही है। बीजेपी एक भारत एक देश ऐसी राजनीति करती है। एक देश एक भारत। एनसीपी की क्या भूमिका है भाई? जिस तरीके से अगर हम मंदिर की बात करें, बीजेपी मंदिर और शिवसेना भी लगातार मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोप करती है। एनसीपी क्या देखती है? क्योंकि राफेल डील और 5 चीजें बताई गई, आपका क्या भूमिका हो? मैं सबसे पहले हमारे विशाल भाई का ये बोलना चाहूँगा, इन्होंने बोला कि युवाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने युवाओं के लिए सबसे बड़ा काम यह किया कि युवाओं को घर पर बिठा दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करके इन्होंने जिनके पास नौकरियाँ थी वो भी छीन ली। जो व्यापारी लोग, जो युवा थे, जो बेचारे छोटा मोटा व्यापार करते थे, डीमोनेटाइजेशन के तहत वो भी बंद करवा दिया। तो सबको घर पर बिठाने का काम तो बराबर किया है बीजेपी ने। इसके अलावा देखा जाए तो युवाओं के लिए जैसे इन्होंने कहा मुद्रा लोन, 1 करोड़ कितना बोला आपने? 1 करोड़ 26 लाख लोगों को लोन दिया। ये ठीक वही जुमला है जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़ लोगों को घर दिया है। हमारे देश की आबादी शायद 125 करोड़ के आसपास है और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबको घर दिया हुआ है। मेरे घर में 6 जने, मेरे को तो एक भी घर नहीं मिला है। अरुण जी, और उस वजह से स्वच्छ भारत अभियान का बोलते हैं, अब जाके हम लोग लोकल है, सब लोकल है, वार्ड नंबर 45 से आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान एरिया में घूमिए आप, कैसा कचरा पड़ा हुआ है सब जगह। और पानी की समस्या तो हम लोग को 25 साल से पानी की समस्या, अभी आके एक ने बोला था पानी का 15% कटौती हुआ है, लेकिन 25 साल से जो फोर्स है ना पानी का, हम लोग यहाँ ऐसा स्लो आता है। हम लोग रहते हैं ऊपर अपर गोविंदनगर के यहाँ पे, तो पानी का 25 साल से हम लोग समस्या झेल रहे हैं। इनसे भी आप पूछ सकते हो और इनका समस्या सुनिए आप हैरान रह जाएंगे। जरा बोलिए। जी, मैं रैजा टाउनशिप मालाड ईस्ट में रहता हूँ, वार्ड क्रमांक 41 में। हमारे यहाँ पे लगभग 50 सालों से बीएमसी का पानी नहीं है, चाहे जो भी गवर्नमेंट आई, लेकिन हमें वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं हुआ। और अब अतुल भातलकर जी जो है, उन्होंने भी वादा किया था कि हम वहाँ पर पानी लाएंगे बीएमसी का, जबकि वो भी अपना वादा नहीं निभा पा रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ उनका रहता है कि जैसे अभी उन्होंने हैंडपम्प वहाँ पर लगवा दिए। मेरा सवाल यह है कि 2019 का जो वोट होगा वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप एज ए यूथ करोगे? जी, मुद्दे तो फिलहाल ये है कि बड़े से बड़े लोगों को सुधारने से बेहतर है कि पहले छोटों से शुरुआत करें। जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमने करप्शन रोक दिया, लेकिन अभी तक बीजेपी इसमें असफल रही है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जो कुछ सहा है और मैंने खुद करप्शन में मतलब लोगों को खुद दिया हुआ है, मैं क्या कहता, क्योंकि मुझे भी अपना काम करना है। और करप्शन तो अभी भी मतलब चल ही रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोग कहते हो करप्शन बंद हो गया है। मेरा एक घर था जिसमें एक ठंडाग लेकर के थे, अपना लिबर्टी गार्डन से आए थे, वो साहब ने आकर मेरा डेमोलिशन किया था। मुझे एक नोटिस पे 2 घर तोड़े गए। मतलब आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो बीजेपी का नारा था वो नहीं हो पाया, यही ना? क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा? भ्रष्टाचार मुक्त होना बड़ी बात नहीं है, करना अगर दिल पे ठान लोगे तो कर सकते हो।
आपने नोटबंदी तो उसी बहाने बता करके किए थे, नहीं हुआ तो मुझे चौकी पे ला के कर दो। लेकिन अगर वो जो फेल होती है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर को बोलोगे कि आप जीडीपी बढ़ा के दिखा दो, और वो बढ़ा नहीं सकता, इसलिए वो अगर राजीनामा देता है, रिज़ाइन करता है, ये देश के लिए लज्जास्पद बात है। इतने सालों में अगर इन्होंने विकास क्या किया देखना है। जस्टिस लोग कभी देखे थे अपने सम पे गए हुए, या अगर हुआ है तो इस पहली बार हुआ है। फार्मर्स लोगों का आपने कभी देखा था इतना सम बड़े लेवल पे मोर्चे, पहली बार इतने हुए हैं। अगर ये विकास है तो ये नहीं होता था। और आप कहीं पर, मेरा आज भी वही कहना है, देखो आज यहाँ पर भी पॉलिटिकल लोग खड़े रहेंगे, कोई एक दूसरे के जाति, ये पॉलिटिकल लोग जो है ये ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, क्योंकि उतर के यही लोग ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि आज सबसे बड़ा जरूरी है कि जैसे इन्होंने कहा पहले नीचे के लोगों को अगर आप सुदृढ़ करोगे तो जब पहली सीढ़ी मजबूत होती तभी ऊपर की छत की सीढ़ी कंप्लीट होती है। तो वही चीज़ें घटती है। देश जो चलाना है चल सकता है, बट आपके लिए इच्छा शक्ति होनी है, सिर्फ बातों से नहीं होता है। आपसे एक सवाल ये है कि 2019 में कांग्रेस के पास राइफल डील है, बीजेपी के पास राम मंदिर है, एनसीपी कांग्रेस समर्थन में, मनसे का क्या एजेंडा होगा? मनसे का एजेंडा आज भी देखोगे आप, जहाँ जहाँ पर जिसकी भी गाड़ी रुकती है वो जाके साहब से मिलते हैं। साहब ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। जब जब लोगों का कुछ काम अटकता है, बट जो जो गलत है उस गलत पे साहब बात करेंगे। और मुझे मुद्दा और एजेंडा लोगों को क्लियर है पार्टी का। आज भी साहब वहाँ से हटे नहीं है। वो इलेक्शन का रिजल्ट देखकर नहीं कहते, रिजल्ट जो आना है वो आए, बट उन्होंने मुद्दा जो पहले से रखा है वही है। एक पहला नेता है जिसने डेवलपमेंट के लिए एक एडिटिंग फाइल वगैरह किसने देखा है पता नहीं, बट उन्होंने वो लाया हुआ है। मतलब आपका कहना है कि मनसे जो है सबकी नैया पार लगाती, यही कहना चाहते हो आपके शब्दों में? आपका सोचने का तरीका हो सकता है, बट साहब जो काम कर रहे हैं, जो बोलते हैं वही कर रहे हैं, कुछ अलग। आपने अभी कहा कि गाड़ी जिसकी अटकती है साहब के पास जाता है, आपका ही वचन था, इसलिए ये लोगों का मानने का तरीका है। जब कहाँ से काम नहीं होता है तो वहीं पर होगा, ये लोगों का मानने का तरीका है। इसके पहले बाला साहब के पास ये पावर था, जब लोगों को पता था रिजल्ट और कहीं से नहीं आएगा तो यहीं पे आएगा। आज भी लोगों का जो सोचने का तरीका है, आज लास्ट 2 सालों में आप लेके देखोगे, बड़े चाहत से लोगों ने उम्मीदों के चलते इनको चुन के दिया था। वो होप्स थे लोगों के पास, एक हाथी सत्ता थी। घटा सिर्फ इतना ही है, एक हाथी सत्ते का दुरुपयोग हुआ है कहीं पे। आज भी बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे, जाते जाते हमारे 15 लाख अकाउंट में आ जाए करके। बिल्कुल 15 लाख अकाउंट में आ जाए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक ही नैया का पालनहार, जिस तरीके से मनसे को बताया, अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने साफ शब्दों में कहा जब गाड़ी अटकती है तो सब मनसे के पास जाते हैं, क्या लगता है? वो इंजन ड्राइवर है इसलिए शायद ऐसा कह रहे होंगे, उनका सिंबल ही इंजन है। मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे विजय भाई ने एक सवाल पूछा था कि इन्होंने ये फला किया, राफेल डील का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। विजय भाई को शायद मालूम नहीं है, राफेल डील का भाव इसलिए बढ़ाया गया ताकि बीजेपी का जो ऑफिस है, लग्जरियस ऑफिस 7 स्टार होटल है भाई, उसका बिल भरा जा सके, वो ऑफिस बनाया जा सके, इसलिए राफेल डील का प्राइस बढ़ाया गया। यहाँ पर अभी जब मैं एक डिबेट में था नेशनल न्यूज़ चैनल पर, वहाँ पर मैंने पूछा कि क्यों आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते, तो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो बोलते थे इस पर सीक्रेसी कोड है इसलिए हम बात नहीं करना चाहते हैं। उसमें हम खुद हमारे शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास ये प्लेन है, ये मिसाइल है, ये बम है, ये गन है, इसकी ये मारक क्षमता, इसकी ये फला फोटे है। तो हम राफेल डील का भी क्यों नहीं बता सकते? अगर बताना ही है समझो तो आप संसद में बताओ, पब्लिक को मत बताओ। ये वहाँ भी नहीं बताना चाहते हैं। प्रदीप भाई एक बात बताइए, अगर आपने झोल किया रहेगा तभी तो आप नहीं बताना चाहोगे ना कि मैंने नहीं किया है। विशाल जी संसद में क्यों नहीं बताते हैं? देखिए आऊँगा, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं, अधिवेशन के ऊपर, कुछ टेंशन नहीं है। देखिए बात ऐसी होती है, देश की जो सुरक्षा होती है, देश की सुरक्षा को अगर अपने में रखा जाए, देश के अंदर रखा जाए तो ही ठीक है। लोगों को उसके बारे में बताना और उसके अंदर कुछ भी, सर जो 26 अगस्त और 15 जनवरी 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो शक्ति प्रदर्शन होता है, वो देश के लोगों को बताया जाता है कि कितनी ताकत है देश में। देखिए ये जो राफेल डील का बात आप लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर संसद में भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है और हमारी रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है कि ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। देश के कुछ मुद्दे होते हैं जो अंदर हो, ठीक है, और जनता जानती है कि कौन घपलेबाज है, कौन घोटालेबाज है और किसने कितना घोटाला किया है 60 सालों में। वो जनता ने जवाब दिया है उसका, और 2019 में भी उसका जवाब देगी जनता। बिल्कुल 2019 में जनता जवाब देगी। लेकिन जिस तरीके से विशाल जी ने कहा कि कुछ ऐसे मामले होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो लोगों के सामने नहीं रखे जाते, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सबसे पहले आके बाहर बताया जाता है कि आज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है।
क्या कहना चाहेंगे? 60 सालों में कितना घोटाला हुआ उनका साफ तौर से कहना है। 60 सालों में घोटाला कितना हुआ है वो तो बीजेपी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी है। 60 सालों में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, ये पूरा देश देखा है। अगर ऐसे राजनीति कांग्रेस ने की है, देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिधर विपक्ष को भी जगह दिया है बोलने का, वो आज 4 सालों में आपके भी माध्यम से आप दिखा रहे होंगे कि 4 सालों में वो जरिया बंद हो गया कि लोगों का क्या माध्यम रहा है। अगर कोई बोलता है तो उस पर केस चालू हो जाते हैं, कोई बोलता है तो उसको घर में बंद कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया कि अभी अरुण जी ने बताया कि 26 जनवरी 15 अगस्त में जो देश प्रदर्शन करता है, सब दिखाता है कि मेरे पास इतने बम है, इतना ही है। अभी मैं 2 दिन पहले यशोभ भी पेपर पढ़ रहा था, उसमें हमारे जो ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि जितने मटेरियल होते हैं, बम है, ये सब वो सब कम पड़ रहे हैं देश के पास। तो ये 4 सालों में क्या मोदी जी ने बेच दिए या ख़त्म कर दिए? क्या ध्यान दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी भाजपा के बड़े बड़े ऑफिस बना रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 60 सालों में कांग्रेस के जो ऑफिस थे वो वैसे के वैसे बने हुए हैं, और आज बीजेपी के 4 साल के राज्यों में हर राज्यों में 5 स्टार होटल फेल है, उस तरह से बीजेपी का ऑफिस बन रहा है। और घपलेबाजी कहाँ हो रही है? 4 सालों में कोई राजा महाराजा बीजेपी का नेता नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से विजय जी, शायद जब चुनाव आते हैं तभी शायद सभी राजनीतियों पार्टी की अगर हम बात करें तो सब अपने अपने एजेंडे लेके, भ्रष्टाचार तभी याद आता है। इसके पहले अगर हम बात करें तो तरह तरह के सवाल नहीं खड़े होते हैं। आम पब्लिक की अगर हम बात करें, आपसे जानना चाहेंगे इन 4 सालों में कितना विकास आपके आसपास में हुआ है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। कहाँ रहते हो आप? हम मलाड़प्पा पाड़ा में। मलाड़प्पा पाड़ा में। क्या लगता है 2019 में फिर जो है आप बीजेपी को चुनेंगे? भाई जनता चाहेगी तो उनका चुनाव होगा। जनता जब नाराज है तो कौन चुनेगा? अकेले से तो कोई नहीं चुन सकता ना। अकेले से तो बीजेपी नहीं आएगी, ना तो अकेले आदमी से कांग्रेस आएगी, कोई भी पार्टी नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से आज चुनावी माहौल गर्म है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? अब ये तो आम जनता का विचार है साहब। आम जनता जो चाहेगी वो करेगी। आम जनता जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन आम जनता में आपके पास भी वो अधिकार है, एक मत आपका है। हमारा भी एक अधिकार है, हमारा भी एक मत है, उसको हम भी यूज करेंगे। जहाँ आम जनता यूज करेगी वहाँ हम भी यूज करेंगे। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आप रोजमर्रा की जिंदगी में गैस डिलीवरी करते हो, क्या लगता है जिस तरीके से आज विकास का मुद्दा लेकर लोग जो है सड़क पर उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ हुआ नहीं साहब। इलेक्शन का पहले बोलते वो करेगा ये करेगा, कुछ करता नहीं। जब तक कांग्रेस आता है, जब भी आने के बाद ही सबको अच्छा होएगा। कांग्रेस आने के बाद अच्छा होगा? सबको अच्छा होगा साहब। जो कांग्रेस आया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे आया अभी कर्नाटक से इधर, वो आने के बाद पूरा महाराष्ट्र में कांग्रेस आएगा। चलिए बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विकास की अगर हम बात करते हैं, विकास का एजेंडा बीजेपी का है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आते हैं तो अपने अपने एजेंडे को लेकर मैदान में उतर जाती हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो नेता आज हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, ये ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं पार्टी के लिए। इनकी जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऊपर से जो आदेश आते हैं कि ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप लोग पूरी तैयारी कीजिए। देखने वाली बात यह है कि 2019 का जो चुनाव होगा वो क्या समीकरण बनाता है और किसकी खिचड़ी पकती है 2019 में, और कौन होता है 2019 का विनर। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।